मन की बात आपसे कहूं कि आप जिस तरीके से आप चुपचाप बैठे हुए थे, आदरणीय शशिकांत यादव जी का जब आप संचालन सुनेंगे देखेंगे तो आप इस तरह से चुपचाप नहीं बैठेंगे, मेरा दावा है। जब हम उनका संचालन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि तितलियां भी अटखेलियां कर रही है, वक्त भी ठहर सा गया और मुग्ध होकर उनको सुन रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुलसी के पत्ते पर शबनम की बूंदें ढलक पड़ी हो। दो पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय शशिकांत यादव जी को, जो देवास मध्य प्रदेश से आए, यहाँ पर इस अगले सत्र के संचालन के लिए दावत देता हूं कि ए कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए ठहर जा, ए कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए ठहर जा। क्या गजब का मकाम आया है, इस माइक पे शशिकांत यादव का नाम आया है, इस माइक पे शशिकांत यादव का नाम आया है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत के बाद बहुत समय हो गया कि यादवों का इतना सम्मान हुआ हो। इतना मीठा बोल रहे थे मेरे बारे में, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ा, वरना मैं पूरे देश में घूम रहा हूं। जब से अखिलेश की सरकार गई है, सारी खाज मुझ पर उतर रही है मंच पर। आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय हृदेश जी, आदरणीय वागीश जी और मेरा छोटा भाई देव। मैं देवास से आया हूं और ये देव है। मैं जिस शहर में रहता हूं वहां पे देवियों का वास है, ये देव हैं। मेरा आना तो बनता ही था। मैं इन तमाम लोगों की उपस्थिति में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी ये तय है, परिंदों को मंजिल मिलेगी ये तय है, हवा में खुले उनके पर बोलते हैं, महफिल में रहते हैं जो अक्सर खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। कवि की कविता और कवि की सर्जना का जो दौर है वो वही है जो माँ को प्रसव पीड़ा के समय पर होता है। देव की दो किताबें आई हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कवि और कवि सम्मेलन के बारे में काफ़ी टिक्का टिप्पणी हुई, मैं थोड़ा सा आहत भी हो रहा था क्योंकि हमारा तो धंधा है। और हृदेश जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि कवि सम्मेलन आजकल ऐसे हो गए हैं, कवि सम्मेलन वैसे हो गए हैं, अब हम भी क्या करें, जैसे नीचे के लोग वैसे ऊपर के लोग। हालांकि नीचे के लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि तराजू के दो पलवे होते हैं, जो नीचे होता है वो भारी होता है, जो ऊपर होता है वो हमेशा हल्का होता है। लेकिन नीचे के लोग अगर ताली बजा देते हैं तो हमारी बात भी वजनदार हो जाती है। मुझे ये भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमने एक ऐसा भी प्रधानमंत्री देखा जो 10 साल तक बोलता नहीं था और अब ऐसा भोग रहे हैं जो चुप नहीं होता है। नाम मैंने किसी का लिया नहीं, आप समझ गए हो तो ताली बजा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो क्या कहना, वो कहीं भी जाते हैं तो बड़े ही बोलते हैं। एक जगह गए बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी जगह गए बोले घर घर शौचालय बनवाऊंगा। तो देव मुझसे पूछ रहा था ये व्यंग्यकार है, बोले भाई साहब जब ये खाएगा भी नहीं तो अगले कार्यक्रम की जरूरत क्या है। एक बार जरा मुझे ताली बजाकर अनुमति दे दीजिए, मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ। जो पीछे के लोग बैठे हैं उनकी भी तालियां चाहता हूँ। आप पीछे जरूर बैठे हैं लेकिन पिछड़े वर्ग से बिल्कुल नहीं हैं, आप भी इसी कवि सम्मेलन का हिस्सा है। आइए मैं 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू करता हूँ कि शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले, ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं, ऐसा वरदान दो। ओ पल पल पूजू सिद्ध दायिनी मां शारदे में, वाणी और विद्या का तो मुझे वरदान दो। और गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो, ऐसा वरदान दो। गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो। एक संकल्प पढ़ने जा रहा हूं, बड़े लोग मंच पर बैठे हैं और उससे ज्यादा कई बड़े महत्वपूर्ण लोग श्रोताओं में बैठे हैं, जैसा हृदय जी ने यहाँ पर चिन्हित किया। मैं 4 पंक्तियां संकल्प की पढ़ता हूं, मेरे संकल्प को आपका आशीर्वाद मिल जाए कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा।
कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। वो देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा। ये दो छंद मैंने इसलिए खर्च करे कि जो पहला कवि आए उसे ऐसा ना लगे कि मैंने पहले ही उसका बलिदान कर दिया। कवि ज्यादा है, समय कम है और श्रोता भी सीमित ही है। मेरा कवियों से भी आग्रह रहेगा कि एक एक चुनिंदा कविता पढ़ेंगे तो सभी कवियों को श्रोताओं तक पहुंचने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि ये बंबई है, यहाँ 6 बजे तक तो चलता नहीं है। समय सीमा में इस कवि सम्मेलन को समाप्त करना है और आप कम सुनाओगे और ये कम सुनेंगे तो दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वरना ज्यादा कविता सुनाने के भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकलते। एक कवि ने बहुत लंबी सुनाई तो अगली पंक्ति में बैठा हुआ श्रोता ही लंबा हो गया। मामला कोर्ट में गया, जज ने कहा क्यों रे कवि तूने कितनी लंबी छोड़ी है, तो लंबा हो गया, अब तुझे फांसी की सजा होगी, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो वो कवि भी हम जैसा था, बोले सर वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता हूँ। जज साहब ने दूसरे ही दिन ट्रांसफर करवा लिया अपना कि मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं एक कवि को बुलाता हूँ, एक नौजवान शायर को बुलाता हूँ। बंबई में रहकर, मूलतः वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मुंबई में रहकर जिस तरह वो अदब की सेवा कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को लेकर जिस तरह की उनकी चिंताएं हैं, पुरानी पीढ़ी से जो सीखने का उनका संस्कार है, एक सुखद संयोग एक नौजवान कवि, एक नौजवान शायर के अंदर है। उनका नाम ही संतोष है। और हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मैं एक ऐसे नौजवान शायर को आप लोगों के बीच बुलाना चाहता हूं। मुंबई में ही रहने वाले हमारे बड़े शायर श्री हस्ती मन हस्ती जी ने कहीं पर लिखा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, हम नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जोरदार तालियां बजाइए। मैं भाई संतोष सिंह को आवाज दे रहा हूं कि वह आए और अपनी गजल की बानगी आप लोगों के बीच प्रस्तुत करें।